फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस ग्रो द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है रीट लेवल 2 साइंस मैथ के लिए, रीट लेवल 1 मेंस की एग्जाम के लिए, सीईटी राजस्थान के एग्जाम के लिए, एलडीसी वीडियो, पुलिस कांस्टेबल, एनटीपीसी, उन सभी तमाम एग्जाम्स के लिए जिनमें जनरल साइंस में ये टॉपिक है गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। इससे पहले मैं एक प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन पर वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब उससे आगे का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम गोलीय दर्पण यानी उत्तल और अवतल दर्पण और उनके द्वारा किस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, लेंस का सूत्र क्या है और आवर्धन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, गोलीय दर्पण को समझने से पहले हम थोड़ा सा समतल दर्पण की बात करते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं और उसके द्वारा किस तरह की प्रतिबिंब का निर्माण होता है। समतल दर्पण कांच की समान मोटाई की चिकनी पट्टी के एक तरफ किसी चमकीली धातु जैसे कि पारा या चांदी का लेप करके तथा उसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड का लेप करके बनाया जाता है। यानी एक तरफ तो चमकीली सतह होती है जो परावर्तक सतह होती है और दूसरी तरफ उसके अपोजिट साइड में जो है वो एक लेप किया जाता है जो पारा या किसी चांदी की धातु का, सिल्वर नाइट्रेट का उसके ऊपर लेप किया जाता है और प्रकाश की किरणों को उस पार जाने से ये लेप जो है दूसरी तरफ जाने से रोकता है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर प्रकाश की किरणें चलेगी तो फिर वो दर्पण नहीं रहेगा, वो लेंस बन जाएगा। तो ये समतल दर्पण है, परावर्तित कर देता है। इससे प्रकाश की किरणों का प्रावर्तन के नियम से ही होता है और प्रावर्तन के नियम इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो सर समतल दर्पण भी प्रकाश के उन्हीं नियमों का पालन करता है। अब समतल दर्पण का जो उपयोग है वो कहाँ पर होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका उपयोग लुकिंग ग्लास यानी आईना में और बहुरूपदर्शी यानी कैलेडोस्कोप बनाने में और परिदर्शी यानी पेरिस्कोप बनाने में वो किया जाता है। लुकिंग ग्लास के बारे में आप सब जानते हैं। कैलेडोस्कोप की बात करते हैं। कैलेडोस्कोप क्या होता है? तो कैलेडोस्कोप या बहुरूपदर्शी जो है वो समान लंबाई और समान चौड़ाई की आयताकार 3 ऐसी पट्टियां लेते हैं हम समतल दर्पण की और तीनों पट्टियों को 60 डिग्री के कोण पर एक दूसरे से सटाकर रखा जाता है और इनको गोल रूप में, गोल आकृति में इनको रखा जाता है। किसी गोल पाइप के अंदर हम इसको फिट कर सकते हैं। दूसरी साइड में इनके जो है वो एक दर्पण का गोलाकार टुकड़ा काट के रखा जाता है और जिस साइड से हम इसमें देखेंगे अंदर, वहाँ पर हम एक ग्लास लगा देते, कांच लगा देते और इसके अंदर जो है कांच के टुकड़े रखे जाते हैं, रंगीन कांच के टुकड़े या चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े रखे थे। जैसे जैसे हम इसको घुमा के देखते वैसे वैसे अलग अलग रंगों की और अलग अलग शेप की आकृतियाँ दिखाई देती है हमें। तो इसका उपयोग ज़्यादातर डिज़ाइनिंग के लिए किया जाता है, यानी जहाँ पर हमें नई नई डिज़ाइन बनानी हो जैसे, तो वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं। और पेरिस्कोप जो है, पेरिस्कोप में 2 दर्पण एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, 2 समतल दर्पण एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, 45 डिग्री के कोण पे रखा जाता है और जो पहले वाले दर्पण पे प्रकाश की किरण परावर्तित होकर नीचे जो लगा हुआ है दूसरा दर्पण, उससे टकराकर फिर हमें दिखाई देती है। तो इसका उपयोग ज़्यादातर बंकर में, सैनिक जो है वो बाहर बंकर के अंदर रहते हैं और बाहर की गतिविधियाँ, जमीन के ऊपर क्या गतिविधियाँ हैं उनको देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है, या इसका पनडुब्बी में पानी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि समतल दर्पण की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी ये किस तरह की इमेज बनाता है, किस तरह की का प्रतिबिंब बनाता है। तो समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जैसे हम अपना लुकिंग ग्लास में अपनी इमेज देखते हैं तो हमेशा सीधी बनती है, तो सीधा सबसे पहला तो ये सीधा बनाता है। और जो प्रतिबिंब सीधा होता है वो हमेशा आभासी होता है। सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, ये आप ध्यान रखना। जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो वो वास्तविक होगा, यानी जो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा वो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब वह होता है जिसको हम पर्दे पर बना सकते हैं, पर्दे पर जिसको बनाया जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब वह होता है जिसको पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता। जैसे अगर हम लेंस की बात करते हैं, कैमरे की लेंस की, या मोबाइल से जो फोटो हम लेते हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सामने है और उससे जो इमेज बन रही है वो स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे बनती है और इसमें लेंस लगा होता है पीछे की साइड में। तो लेंस से जो इमेज या मिरर से अगर कोई ऐसी इमेज बने जिसको हम पर्दे पे बना सकते हैं, स्क्रीन पे बना सकते हैं, उसको हम
वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और प्रतिबिंब की जो आकार है या साइज जो है वो हमेशा बिंब के बराबर होता है, यानी समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। अगर 6 सेंटीमीटर की कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी 6 सेंटीमीटर का ही होगा। और इसके साथ साथ इमेज की स्थिति कहाँ पर होगी, ये प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, ये हमेशा बिंब की स्थिति पर निर्भर करता है कि दर्पण से, समतल दर्पण से जितना आगे अगर बिंब रखा हुआ है उतना ही प्रतिबिंब उसके पीछे बनेगा। तो ये हमेशा दूरी जो है वो दर्पण से बिंब की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा बराबर होती है। ये इसकी विशेषताएं हैं जो इसके द्वारा बनाया जाता है प्रतिबिंब उसकी। इसके साथ साथ इसमें एक और फिनोमिना होता है, एक और क्वालिटी है, वो है इनवर्स, साइड इनवर्स, यानी पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि बिंब का दाहिना किनारा प्रतिबिंब का बायां किनारा होगा, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड में दिखाई देगी और राइट साइड लेफ्ट साइड में दिखाई देती है। अगर हम मिरर के सामने, समतल दर्पण के सामने अगर हम खड़े होकर अपना बायां हाथ उठाए तो प्रतिबिंब में हमें वो जो हाथ होगा वो दाहिना दिखाई देगा या दाहिना हाथ के रूप में दिखाई देगा। तो उल्टा पुल्टा हो जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है, यानी साइड इनवर्स हो जाती है, एक साइड दूसरी तरफ हो जाती है, दूसरी वाली उल्टी हो जाती है, इस तरह से। तो ये कुछ क्वालिटीज थी समतल दर्पण की। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की। तो देखो गोलीय दर्पण का मतलब क्या होता है, तो ऐसे दर्पण जिनका प्रावर्तक पृष्ठ गोलीय है। समतल दर्पण का प्रावर्तक जो पृष्ठ होगा वो समतल होगा, सीधा होगा। अगर ये प्रावर्तक पृष्ठ अगर गोलीय है, इस तरह से ये है गोलीय है, तो ऐसा दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। अब इस प्रावर्तक जो सतह है गोलीय, इसमें प्रावर्तक सतह कौन सी है, अगर ये बाहर वाली प्रावर्तक सतह है और अंदर वाली सतह पर पॉलिश की हुई है तो ये उभरी हुई सतह है, तो ये वाला कहलाएगा उत्तल दर्पण। और अगर मान लो कि ये जो इसका गोलीय भाग जो है, गोलीय पृष्ठ जो है, अगर ये गोलीय पृष्ठ बाहर वाली जो उभरी हुई साइड है वहां पर पॉलिश की हुई है और अंदर वाली सतह जो है वो प्रावर्तक सतह का काम करती है, यानी इस पर जो प्रकाश की किरणें आकर टकराती है और प्रावर्तित हो जाती है, तो ये अंदर वाली जो धसी हुई सतह है, तो ये वाला दर्पण कहलाएगा अवतल दर्पण। अब जो अवतल दर्पण होता है वह अभिसारी होता है। अभिसारी का मतलब कि वो किरणों को पास कर देगा, परावर्तन के बाद में ये जो किरणें वो सारी एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। और ये जो होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण से जो किरणें आएगी परावर्तन के बाद में वो किरणें फैल जाएगी, तो ये अपसारित करता है, तो ये अपसारी हो गया। यानी उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होता है और अवतल दर्पण जो होता है वो, अवतल दर्पण जो हो रहा है वो अभिसारी होता है। तो इनकी हम बात करते हैं। तो गोलीय दर्पण ऐसा जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय, वो गोलीय दर्पण कहता है। किसी गोले का पृष्ठ गोलीय पृष्ठ कहलाता है। अगर मान लो जैसे ये गोला है, अगर हम इसका एक पृष्ठ ले ले, यहाँ से यहाँ तक ये पृष्ठ हो गया, अगर ये काट के इसको अलग कर ले तो ये पृष्ठ क्या कहलाएगा, ये गोलीय पृष्ठ कहलाएगा। तो इस गोले के किसी खंड के दो पृष्ठ गोलीय होते हैं, इनमें से एक तल उभरा होता है। अब इसमें से भी देखो बाहर वाला, ये वाला इधर वाला जो तल है 1 नंबर वो उभरा हुआ है, और अंदर वाला जो 2 नंबर है, ये वाला जो है 2 नंबर अंदर वाला जो तल है वो धसा हुआ है। तो इनमें से एक तल उभरा हुआ यानी उत्तल होता है और दूसरा दबा हुआ है यानी धसा हुआ होता है, वो अवतल होता है। यदि गोलीय खंड पर पॉलिश इस प्रकार की जाए कि इसके अवतल भाग से प्रकाश का परावर्तन हो जाए, तो इस प्रकार बने दर्पण को अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर या अभिसारी दर्पण कहते हैं। यानी अगर हम इसको इस तरह से पॉलिश करें कि ये जो गोली पृष्ठ है, इस गोली पृष्ठ में अगर पॉलिश जो है इस प्रकार करें कि अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन हो। अवतल दर्पण यानी अवतल सतह, धसी हुई सतह, अंदर वाली, बाहर वाली पर अगर हम पॉलिश कर दे और अंदर वाली सतह अगर परावर्तक सतह है, अंदर वाली सतह ये वाली परावर्तक सतह है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, कॉनकेव मिरर या अभिसारी हो जाएगा। और अगर इस तरह से पॉलिश करे की जाए कि अगर अवतल दर्पण प्रकाश का परावर्तन करे कि ये जो उत्तल सतह जो है, ये उत्तल बाहर वाली, ये अगर प्रकाश का परावर्तन करे, इसके ऊपर प्रकाश की किरणें गिरे, उनका परावर्तन करे और अंदर वाली सतह है उस पर पॉलिश की हुई हो, तो ये जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल या अपसारी। अपसारी मतलब फैलाने वाला, ये किरणों को फैला देता है, अपसारित कर देता है, परावर्तित किरणें जो फैल जाती है। और ये
ये वाला जो है यानी अवतल दर्पण जो है वो किरणों को पास कर देता है, इसलिए ये अभिसारी कहलाता है। देखो अपसारी और अपसारी को हम थोड़ा सा बात समझ लेते हैं। ये वाला जो है वो अवतल दर्पण है और ये वाला जो है वो उत्तल दर्पण है। ये वाला अवतल दर्पण है और ये वाला उत्तल दर्पण है, ठीक है। अवतल को कॉनकेव कहते हैं, केव यानी गुफा, जो गुफा जैसा है, अंदर से धसा हुआ है, कॉनकेव। और इसको कॉन्वेक्स कहते हैं, कॉन्वेक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर ये जो किरणें आ रही है, इन किरणों का जैसे यहाँ से परावर्तन होगा तो परावर्तन के बाद ये वाली इस तरह से परावर्तित हो जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। ये वाली किरण जो है वो इस तरह से निकल जाएगी इधर। तो अब देखो परावर्तित किरणें कैसी हो रही है, एक दूसरे के पास आ रही है, एक जगह कन्वर्ज हो रही है, तो ये कन्वर्जिंग हो गया। कन्वर्जिंग यानी देखो ये वाला उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण होता है और अंदर वाली सतह पर पॉलिश होती है, धसी हुई सतह पर उभरी हुई सतह उत्तल सतह होती है। ये मुख्य अक्ष है। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश की किरणें इसके ऊपर गिरे तो यहाँ से परावर्तन के बाद में ये किरणें इस तरह से निकल जाएगी, ये इधर निकल जाएगी, ये यानी फैल गई, यानी अपसारी हो गई। तो इसलिए ये कौन सा हो गया, अपसारी या उत्तल दर्पण हो गया। अब हम बात करते हैं अवतल की। ये अवतल यानी अंदर से धसी हुई सतह परावर्तक सतह हो और बाहर वाली सतह पर पॉलिश की हुई हो, ये अवतल है। और अवतल जो दर्पण है वो अभिसारी होता है। ये मुख्य अक्ष है, ये समानांतर आ रही है, मुख्य अक्ष की किरणें इससे टकरा रही है, यहाँ से परावर्तन होगा दर्पण से और परावर्तन के बाद में ये किरणें अभिसारी हो जाएगी, यानी कि कन्वर्ज हो जाएगी, पास आ जाएगी, ठीक है। ये वाली और ये वाली, ये देखो ये किरणें एक दूसरे के पास आ रही है, तो ये वाला तो हो गया अभिसारी और ये उत्तल हो गया अपसारी दर्पण। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं की। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं या कुछ इसमें पॉइंट्स होते हैं, कुछ बिंदु होते हैं, उनको समझ लेते हैं कि दर्पण का ध्रुव कहाँ है और वक्रता केंद्र कहाँ पर होता है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, इनकी बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण के प्रावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसके पी से लिखते हैं। जैसे मान लो गोलीय दर्पण है हमारे पास में, उत्तल और अवतल दो है। अगर ये हमारे पास में कौन सा है, अवतल, तो इस प्रावर्तक सतह, ये प्रावर्तक सतह यहाँ से यहाँ तक मान लो सतह 20 से 20 तक ये प्रावर्तक, इसका मध्य बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस जगह ये मध्य बिंदु है, इसको ध्रुव कहते हैं पी। इसी तरह से हमारे पास में ये वाला है, ठीक है, उत्तल, तो ये इसकी प्रावर्तक सतह ए से सतह बी तक ये प्रावर्तक सतह, तो इसका मध्य बिंदु कहाँ पर है, ये मध्य बिंदु। तो ये प्रावर्तक सतह जो है, प्रावर्तक तल जो है, इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, पी कहलाता है। अब हम बात करते हैं वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लो ये वाला जो दर्पण है और ये वाला जो दर्पण है, ये वाला मान लो इस गोले का भाग है, ये इस गोले से बना हुआ है, ठीक है, और ये वाला जो दर्पण है वो इस गोले से बना हुआ है मान लो, तो इस गोले का जो केंद्र होगा ये वक्रता केंद्र कहलाएगा, इस गोले का जो केंद्र होगा वो वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो अब ध्रुव P से वक्रता केंद्र को अगर हम सीधी लाइन से मिलाए ना तो हमेशा ये कहलाता है मुख्य अक्ष, यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र को लिखते हैं C से, सेंटर ऑफ कर्वेचर C लिखा जाता है। ये जिस गोले का ये दर्पण भाग है उस गोले का केंद्र C वक्रता केंद्र कहलाता है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव P को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये मुख्य अक्ष होता है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र क्या हो गया कि जिस गोले का वो भाग है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। नोट, दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंब होती है। अगर मैं दर्पण के किसी बिंदु को यहाँ से मिला रहा हूँ तो ये इस बिंदु पर क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये दर्पण पर स्थित किसी बिंदु को वक्रता केंद्र के
बिंदु बिंदु के बीच की दूरी होती है, यानी वक्रता केंद्र को हम CP से लिखते। देखो मान लो ये इस गोले का भाग है और एक इस गोले का भाग है, ये दो गोले हैं, ठीक है। इस गोले की जो भी, मान लो यहाँ से यहाँ तक ये जो है, यहाँ से यहाँ तक ये है और यहाँ से यहाँ तक ये दर्पण है। अब ये वाला तो हो जाएगा उत्तल दर्पण और ये वाला हो जाएगा अवतल। इधर इसके पॉलिश की हुई है और इसके अंदर के साइड में पॉलिश की है। इस गोले की, जिस गोले का ये भाग है, उस गोले की जो त्रिज्या होगी, ठीक है, वो त्रिज्या इसकी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। तो मैं यहाँ से कहीं से भी केंद्र से अगर ये मैं लाइन खींचूँ तो ये त्रिज्या हो जाएगी, तो इसको हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। मान लो मैं C और इसको P कह सकते हैं, या मैं P ध्रुव से लेता हूँ तो ये ध्रुव से, यानी P से C के बीच की ये C है और ये यहाँ पर P है, तो P और C के बीच की जो दूरी है उसको क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे, और इस वक्रता त्रिज्या को R से लिखेंगे, ठीक है, R से लिखेंगे। इसे हम R से लिखेंगे, कैपिटल R से लिखेंगे, कैपिटल R से। अब हम बात करते हैं मुख्य अक्ष की। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र तथा उस पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का अक्ष कहते हैं, परंतु दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर मान लो ये दर्पण है और ये इसका ध्रुव है और ये इसका C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच को मिलाने वाली ये जो है, इस अक्ष को हम कहेंगे मुख्य अक्ष। और कोई जैसे ये बिंदु ये है, मान लो यहाँ पर ये बिंदु है, तो इस बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाला ये भी अक्ष हो गया, लेकिन ये मुख्य अक्ष नहीं है। मुख्य अक्ष ये है जो ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाए। ये P है, यहाँ पर ध्रुव है, और मान लो यहाँ पर ये C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाला जो ये अक्ष होगा, इस अक्ष को हम कहेंगे मुख्य अक्ष। ये गोले का इधर होगा इसका केंद्र, इस गोले का केंद्र इधर होगा, और केंद्र को हम लिखते हैं C से। तो C और P को मिलाने वाला ये जो अक्ष है, ये हो गया मुख्य अक्ष। इधर ये यहाँ पर केंद्र है, ये C है और ये ध्रुव P है, तो P और C को मिलाने वाला ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। अब हम बात करते हैं फोकस की। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है, ध्यान से देखना कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरणें गोलीय दर्पण पर आपतित हो रही है, गिर रही है, तो परावर्तन के पश्चात अगर ये जिस बिंदु से होकर जाती है अवतल दर्पणों के केस में, तो उस बिंदु से, या उत्तल दर्पण के कंसेप्ट में जहां से ये अपसारित होती प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस या F कहते हैं। अब ये मुख्य फोकस क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो ये अवतल दर्पण है और ये वाला जो है वो अवतल है, ये वाला अवतल है और ये वाला उत्तल है। तो अवतल में ये मुख्य अक्ष है, मान लो ये इसका मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण इस पर आपतित हो उत्तल दर्पण के संदर्भ में, अवतल के संदर्भ में, तो ये परावर्तन के बाद जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर ये गुजरेगी, वह बिंदु क्या कहलाएगा, वह फोकस F कहलाएगा। या इसके केस में क्योंकि ये अपसारित करता है, तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें जो इस मुख्य अक्ष के समानांतर इसके ऊपर आपतित होगी, गिरेगी, वो किरणें यहाँ से अपसारित होगी, ऐसे फैल जाएगी। ये वाली किरण इस तरह से फैल जाएगी। अब ये इनको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाए ना, तो ये यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है कि ये यहाँ से आ रही है। इसको भी अगर पीछे की तरफ बढ़ाए तो ये ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है। तो ये जिस बिंदु से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है मुख्य अक्ष पर, वह बिंदु जहाँ से ये परावर्तित किरणें अपसारित होती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। और इस मुख्य फोकस की P से जो दूरी होगी, जैसे ये मान लो मुख्य फोकस यहाँ पर है, तो इसकी जो P है यहाँ, P यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी होगी, इस दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। फोकस यानी मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच की दूरी F और P के बीच की जो दूरी है, इसको हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे, स्मॉल f से लिखेंगे।
कैपिटल एफ से तो हम लिखेंगे मुख्य फोकस को, उस पॉइंट को, और उस पॉइंट यानी मुख्य फोकस एफ और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी उसको हम लिखेंगे स्मॉल एफ, यानी फोकस दूरी से। गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, और ये हमेशा आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो वक्रता त्रिज्या उसकी आधी होती है। यानी जैसे मान लो मैं आपको अवतल के संदर्भ में समझाता हूँ। मान लो ये पूरा वो गोला है जिससे मिलकर ये बना हुआ है अवतल लेंस। यहाँ से यहाँ तक मान लो दर्पण, यहाँ से यहाँ तक ये दर्पण है, इधर ये पीछे पॉलिश की हुई है। ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, और ये ध्रुव है P। गोले का जो केंद्र होगा C, वो वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र से P तक की ये जो दूरी होगी इसको हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या R, कैपिटल R। और जो फोकस होता है वो हमेशा P और C के बीच में यहाँ पर होता है मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस से P के बीच की जो दूरी होगी उसको हम लिखेंगे F से। तो F वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F क्या होती है, F बराबर R/2। मान लो इसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 10 का आधा 5 सेंटीमीटर होगी, इसलिए R बराबर 2F लिखा गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, आपको क्लियर करता हूँ। मान लो कि ये दर्पण है, कौन सा, अवतल दर्पण, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र है। यहाँ पर ये P है, ध्रुव है इस जगह पर ये, ठीक है, और ये यहाँ पर इसका मुख्य फोकस F है। तो मुख्य फोकस से P के बीच की ये दूरी होगी, इस दूरी को हम लिखेंगे स्मॉल f से, यानी फोकस दूरी से। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से लेके P के बीच की ये जो दूरी है, ये दूरी यहाँ तक, इस दूरी को हम लिखेंगे कैपिटल R से। तो कैपिटल R स्मॉल f से डबल होती है, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगुनी होती है। अगर इसकी फोकस दूरी मान लो 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 15 का डबल यानी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो मैंने आपको बता दिया कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। वक्रता त्रिज्या R की आधी होती है, R/2 बराबर F, स्मॉल f, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है, दोगुनी होती है। अब देखो हम सीखते हैं अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस तरह से बनते हैं, और प्रतिबिंब को समझने के लिए हम किरण आरेख का उपयोग करते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं कि किस तरह से रे डायग्राम बनेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि जब बिंब की स्थिति अलग अलग हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ कहाँ पर होगी और किस तरह से होगी, उसको समझते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले अगर हमें किरण आरेख बनाना है तो उसके लिए हमें कम से कम 2 किरणें चाहिए, यानी एक दूसरे को काटने के लिए, प्रतिच्छेद करने के लिए हमें कम से कम 2 किरणों की जरूरत होती है। कुल 4 तरह की किरणों का हम काम में ले सकते हैं। कौन कौन सी किरणें, उनके लिए हम बात करते हैं। देखो मैं अवतल के दर्पण के कंसेप्ट में उदाहरण लेके समझाता हूँ। उत्तल में भी सेम वैसा ही होता है, बस थोड़ा सा फर्क है। ये मुख्य अक्ष है। पहला ये कि अगर कोई किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर मिरर के ऊपर आपतित हो तो समानांतर जो किरण होती है, समानांतर को पैरेलल लिखता हूँ मैं ना, समानांतर किरण परावर्तन के बाद में मुख्य फोकस में से होकर निकलेगी। कहाँ से निकलेगी, F में से निकलेगी, ये याद रखना पहला। तो P का क्या हो जाता है, F हो जाता है। अब दूसरा, अगर ये दर्पण है और ये मुख्य फोकस है, अगर कोई किरण मुख्य फोकस में से होकर ये मान लो इसका मुख्य फोकस F है, अगर इससे होकर कोई इसके ऊपर आपतित होती है दर्पण के ऊपर, तो आपतन के बाद में वो क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी, इस मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। यानी अगर कोई किरण F में से होकर निकल रही है तो उसका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। P का F हो गया था, F का P हो गया। P मतलब पैरेलल। अगर कोई समानांतर किरण, किसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण आपतित होती है तो वो परावर्तन के बाद में मुख्य फोकस में से होकर निकलेगी, F में से होकर निकलेगी। दूसरी किरण क्या है, अगर कोई किरण मुख्य फोकस में से होकर अगर दर्पण के ऊपर गिरे, ये यहाँ पर मुख्य फोकस है F,
ठीक है। अगर कोई किरण मुख्य फोकस में से होकर अगर इसके ऊपर गिरे दर्पण पे, तो परावर्तन के बाद वो किरण क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होगी। ये हो गया ये। तीसरा है कि अगर कोई किरण सी सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से होकर अगर इसके ऊपर दर्पण के ऊपर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वो वापस लौट जाती है। यानी जिस रास्ते से आई है वैसे ही ये इधर आई थी और इसी रास्ते से वापस इधर निकल गई। जैसे मान लो ये मुख्य अक्ष है और ये अगर मुख्य अक्ष के ऊपर ही मान लो ये सी है, मुख्य अक्ष के ऊपर ही कोई किरण ये इसके ऊपर गिरे तो वापस यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद में वापस इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। ये तीसरी, तो सी का सी हो जाता है। और चौथा केस है कि अगर कोई किरण, ये मुख्य अक्ष है, कि यहाँ पर पी पर ध्रुव पर ऑब्लिकली यानी तिरछी गिरे कोई कोण बनाते हुए इस तरह से, तो जितने डिग्री का कोण इसने बनाया है मुख्य अक्ष के साथ में, उतने ही कोण मुख्य अक्ष से उतनी डिग्री का कोण बना के यहाँ से परावर्तित हो जाती। यानी अगर कोई ऑब्लिकली हो, ऑब्लिकली यानी तिरछी, ठीक है, ओ फॉर तिरछी, ऑब्लिकली एट पी, तो उसका क्या हो जाता है, ऑब्लिकली एट पी, वो ऑब्लिकली वापस वहां से निकलती है। इन चार में से कोई दो किरणें हमें कहाँ में लेती है, हम जनरली एक तो पैरेलल वाली समानांतर वाली ले लेते हैं और एक ये सी वाली, ये दो किरणें काम में लेके हम किरण आरेख बना लेते हैं। अब हम समझते हैं उत्तल और अवतल दर्पण के द्वारा किस तरह से बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की। उत्तल दर्पण किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है और कैसा प्रतिबिंब बनाता है। इमेज फॉर्मेशन एट ए कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण से प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, हमेशा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, एफ और पी के बीच में हमेशा प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। उत्तल दर्पण हमेशा, चाहे बिंब कहीं पर भी रखा हुआ है, चाहे बिंब दर्पण के सामने, चाहे फोकस पर रखा हुआ है या सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे रखा हुआ है या अनंत पे रखा हुआ है या सी से पीछे रखा हुआ है या सी और एफ के बीच में रखा हुआ है या पी और एफ के बीच में, यानी कहीं पर भी हो, बिंब की चाहे पोजीशन कोई भी हो, स्थिति कोई भी हो, प्रतिबिंब की स्थिति हमेशा कहाँ पर बनेगी, फोकस और पी यानी ध्रुव के बीच में बनेगी। और हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा, सीधा और आभासी बनेगा। ठीक है, तो हमेशा इसके लिए आप जैसे इसका नाम जो है ना कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के नाम के लास्ट के 3 अक्षर है ना VEX, इससे आप इसको याद रखते हो। V यानी वर्चुअल, वर्चुअल यानी आभासी, और E यानी इरेक्ट, इरेक्ट यानी सीधा, और X यानी स्मॉल, छोटा, छोटा, सीधा और आभासी। देखो जो सीधा प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी होगा, तो सीधा और आभासी बनता है और हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु की उत्तल दर्पण से दूरी धीरे धीरे बढ़ाई जाए तो दर्पण पर बना आभासी और सीधा प्रतिबिंब का आकार छोटा होता जाता है तथा उसकी स्थिति दर्पण के पीछे ध्रुव से फोकस की ओर खिसकती जाती है, यानी फोकस की ओर खिसकता जाएगा। लास्ट फोकस है, पी से खिसकता खिसकता वो फोकस एफ तक आ जाएगा और इससे पीछे नहीं बनेगा प्रतिबिंब, यानी लास्ट एफ तक बन सकता है। तो अब कैसे बनता है प्रतिबिंब, इसको हम समझते हैं। देखो, अगर इसको थोड़ा समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लो 2 सिचुएशन हम ले लेते हैं कि ये पहली सिचुएशन की बात करते हैं कि ये उत्तल दर्पण है, ये इधर पॉलिश की हुई है और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अगर कोई बिंब जो है वो अनंत पर है तो अनंत से जो भी प्रकाश की किरणें आएगी वो हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। मान लो ये अनंत से जो प्रकाश की किरणें आई वो है, ठीक है, और इसका क्योंकि इसका गोला इधर बनता है तो इसका फोकस जो होगा वो इधर बनेगा। ये इसका फोकस है एफ और यहाँ पर ये जो है ये इसका पी है, ध्रुव पी। तो अब यहाँ से जो, क्योंकि ये अपसारी होता है तो यहाँ से जो परावर्तन के बाद में ये किरणें इस तरह से निकल जाएगी और ये वाली जो किरण है वो इस तरह से निकल जाएगी। अब अगर इन किरणों को जो यहाँ से परावर्तित हुई है, अगर इनको थोड़ा पीछे की ओर बढ़ाए हम तो हमें ऐसा प्रतीक होगा कि ये जो किरण है वो कहाँ से आ रही है, वो फोकस से आ रही है, यहाँ से आ रही है, और ये वाली जो किरण है वो कहाँ से आ रही है, वो कि यहाँ से ऐप से आती हुई प्रतीत होगी। तो दोनों कहाँ पर काट रही है, ऐप पर काट रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऐप पर बनेगा। जब बिंब कहाँ पर है, यानी इसके सामने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है,
और यहाँ पर जो बिंब बनेगा वो कैसा होगा, हमेशा छोटा, सीधा और आभासी बनेगा। अब दूसरी सिचुएशन कि जब बिंब अनंत पर नहीं है, अनंत के अलावा कहीं पर भी है, चाहे वो सी पे है, एफ पे है या सी से पीछे कहीं पर भी है, तो उस कंडीशन में इसकी किस तरह से इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब हम सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं। सेकंड सिचुएशन ये है कि उत्तल दर्पण पर जब बिंब की स्थिति कहाँ पर हो, अनंत पे नहीं हो, अनंत के अलावा कहीं पर भी हो। मान लो कि ये सी है और ये इसका एफ है, और इधर भी ये जो है ये इसका एफ है और यहाँ पर इसका ये सी है, ठीक है। और मान लो कि सी पर बिंब है और यहाँ से दो किरणें लेनी है, एक हम समानांतर ले लेते हैं। समानांतर वाली किरण फोकस में से होकर निकलती है, तो ये जो किरण है ये वो फोकस में से, यानी यहाँ से जो किरण परावर्तित होगी, अगर उसको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये एफ में से, फोकस में से होकर निकल रही है। दूसरी किरण हम इस तरह से लेते हैं, इसके ऊपर इस तरह से गिराते हैं कि ये आगे चल के जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी में से निकलेगी, ये किरण सी में से निकलेगी, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये वाली किरण जो है वो वापस इसी रास्ते से सी वाली, सी मैंने आपको बताया था कि अगर पैरेलल किरण है तो उसका क्या हो जाता है, एफ यानी फोकस में से जाएगी, और जो किरण सी में से निकलती है वापस सी में से निकलेगी। अभी दोनों किरणें कहाँ काट रही है, तो ये किरण देखो यहाँ काट रही है, इस पॉइंट पर काट रही है। तो ये एफ और पी के बीच में यहाँ पर ध्रुव है, तो एफ और पी के बीच में, तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा, आभासी और सीधा। जो आभासी होगा वो सीधा होगा और छोटा और आभासी। तो ये दो तरह से इसके प्रतिबिंब बनते हैं। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण से कि अवतल दर्पण से किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं। अब देखो, अवतल दर्पण में 6 पोजीशन होती है, 6 स्थितियां हैं जब बिंब अलग अलग स्थिति पर स्थित है और उसके प्रतिबिंब भी अलग अलग स्थितियों पर बनेंगे। और देखो यहाँ पर उत्तल दर्पण में हमने पढ़ा कि हमें सीधा और आभासी और छोटा बनता है हमेशा, ठीक है। जबकि यहाँ पर अवतल दर्पण के केस में क्या होगा कि प्रतिबिंब सभी तरह के बनेंगे, यानी आभासी छोटा भी बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, बराबर आकार का प्रतिबिंब बनेगा, और छोटे आकार का भी बनेगा और बड़े आकार का भी बनेगा। तो इन सभी 6 पोजीशन को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली कंडीशन की। ये दर्पण हो गया और पीछे की साइड में इसके यहाँ पर ये पॉलिश की हुई है और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अगर मान लो बिंब जो है, मान लो यहाँ पर ये इसका सी है और यहाँ पर ये इसका एफ है, ठीक है। और प्रतिबिंब जो बिंब है वो अनंत पर स्थित है, और अनंत पर जो प्रतिबिंब है वो उसकी हमेशा साइज बड़ी होगी, जैसे सूर्य की है इस तरह से। अनंत से आने वाली सभी की प्रकाश की किरणें समानांतर आती है। तो मान लो यहाँ से ये समानांतर किरण आ रही है, ये एक दूसरी किरण और ये एक तीसरी किरण, समानांतर किरणें आ रही है। समानांतर मैंने आपको क्या बताया कि जब भी समानांतर किरण आती है तो वो फोकस में से होकर जाती है, क्योंकि इसका फोकस ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है, किरणों को एक पास लाएगा। तो यहाँ से परावर्तित किरणें समानांतर है तो सारी की सारी एफ में से होकर निकलेगी, ये वाली एफ में से होकर इस तरह से निकल जाएगी, ये वाली जो किरण है वो परावर्तन के बाद में एफ में से होकर इधर से निकल जाएगी, और ये वाली जो किरण है ये सी में से होकर गुजर रही है तो ये वापस सी में से होकर ये वापस निकलेगी। सारी किरणें कहाँ काट रही है, एफ पर काट रही है, तो इसकी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, एफ पर बनेगा, और ये बिल्कुल छोटा होगा। तो ये यहाँ पर देखो उल्टा प्रतिबिंब बनता है ना, उल्टा, और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और छोटे आकार का बनता है। तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है और छोटे आकार का बनता है, छोटा होता है, और जो उल्टा होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है। ये पहली कंडीशन हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, जब जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर नहीं हो, अनंत से आगे हो, यानी सी से पीछे हो। देखो इसमें 3 मेजर पॉइंट है जिन पर हमको ध्यान देना है, जहां, और उनके अलावा 3 माइनर पॉइंट भी है। देखो पहला पॉइंट तो ये है अनंत की, जब बिंब अनंत पे हो। दूसरा पॉइंट है कि जब बिंब सी पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और तीसरा पॉइंट है कि जब जो है वो फोकस पर हो, 3 पर हो। अब इनके अलावा 3 कंडीशन और कौन सी है, तो देखो इन दोनों के बीच में, यानी अनंत और सी के बीच में यहाँ पर हो, यानी सी से पीछे हो, ये तीसरा, और एक सी और एफ के बीच में यहाँ पर हो, ये हो गया चौथा। पांचवा, और छठा है कि सी एफ से आगे यानी यहाँ पर हो, यानी एफ और पी के बीच में हो, ये कंडीशन है। तो पहली कंडीशन हमने बात कर ली, कौन सी, जब अनंत पर हो। यहाँ जब अनंत पर अगर होगा तो अनंत से आने वाली, ये मान लो सी है, ये एफ है,
ये सी है, ये एफ है, तो अनंत से आने वाली सारी की सारी किरणें कैसी होगी, समानांतर होगी। और समानांतर किरणें क्या होती है, एफ में से होकर जाती है परावर्तित होने के बाद, तो ये परावर्तित होने के बाद एफ में से, तो कहाँ पर बनेगा, एफ पर बनेगा। अब हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं कि जब जो बिंब है वो सी से पीछे हो, ठीक है, अनंत पर नहीं हो, सी से पीछे हो। मान लो यहाँ पर है सी से पीछे, तो मैंने आपको 4 तरह की किरणें बताई थी, 2 किरणें कोई भी लेनी, एक तो आप समानांतर वाली ले लो पी वाली, और एक सी में से होकर निकलने वाली ले लो। तो जो समानांतर वाली है वो एफ में से होकर जाएगी और सी वाली सी में से होकर जाएगी। तो यहाँ से मैं एक समानांतर किरण ले लेता हूँ, ये समानांतर किरण है, ठीक है, ये समानांतर किरण एफ में से होकर जाएगी, तो ये एफ में से होकर निकल रही है, ठीक है। और एक किरण मैं ले लेता हूँ सी में से होते, तो सी में से होते हुए मान लो मैंने ये किरण ली जो सी में से होकर इसके ऊपर गिर रही है, मान लो ये सी में से होकर ऐसे गिर रही है, तो जो सी में से जाती है वो वापस सी में से ही वापस निकलती है, तो ये किरण वापस सी में से ही वापस निकलेगी ऐसे। तो ये दोनों कहाँ काट रही है एक दूसरे को, यहाँ काट रही है सी और एफ के बीच में, और देखो नीचे की तरफ काट रही है तो उल्टी इमेज बनेगी, यानी इमेज कैसी बनेगी, ऐसे नीचे की तरफ बनेगी यहाँ पर, और पोजिशन कहाँ होगी, सी और एफ के बीच में। तो यहाँ पर देखो पहली जो इमेज था वो ऐप पर बन रहा था, अब ऐप से पीछे बनते जाएंगे सारे, ठीक है। तो ऐप और सी के बीच में बन गया, और कैसा बन गया, उल्टा। और उल्टा जो होता है वो कैसा होता है, वो वास्तविक होता है। जो उल्टा है वो वास्तविक है, और जो सुल्टा यानी सीधा है, जो सीधा है होता है वो आभासी होता है। और यहाँ पर भी एक छोटे आकार का प्रतिबिंब बनता है। ये दूसरी कंडीशन होगी। अब हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। मान लो अब हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन की कि ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, और ये यहाँ पर सी है और यहाँ पर एफ है, और अब जो बिंब है वो सी के ऊपर है। अब सी के ऊपर है तो मैंने आपको बताया था कि एक तो आपको लेनी है पी यानी समानांतर वाली एफ में से जाएगी, दूसरी आपको सी में से लेना बताया था, लेकिन अभी यहाँ सी पर है ना, तो आप एफ में से ले लो। जो एफ में से जाती है वो समानांतर हो जाती है, पी हो जाती है एफ का। तो मैं एक तो ये ले लेता हूँ समानांतर वाली कहाँ से जाएगी, एफ में से होके वे जाएगी, तो ये एफ में से होकर जा रही है, ठीक है। और दूसरी मैं ले लेता हूँ एफ में से, तो दूसरी वाली जो है वो एफ में से इसके ऊपर गिर रही है ये, और एफ वाली का क्या हो जाता है, एफ वाली जो है वो समानांतर हो जाती है। तो यहाँ से ये जो किरण है वो समानांतर इस तरह से निकल गई। अब ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही है, कहाँ काट रही है, यहाँ पर काट रही है इस जगह, और ये जगह कहाँ पर है, ये सी पर है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। तो जब बिंब भी सी पर है तो प्रतिबिंब भी सी पर है, और ये बराबर आकार का होगा, यानी यहाँ पर बराबर आकार का जो प्रतिबिंब है बनेगा, बराबर आकार का प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो यहाँ पर भी वही है, उल्टा है तो कैसा है, वास्तविक है, तो उल्टा और वास्तविक और बड़े समान आकार का। अब देखो इससे पहले 2 प्रतिबिंब छोटे आकार के बने थे, जब सी से पीछे थे, बिंब अनंत पे था और सी से पीछे था, तब छोटे आकार के। अब सी पर आ गया तो बराबर आकार का बन गया। अब सी से जैसे भी आगे आएगा ना बिंब, सी से आगे जैसे मान लो सी और एफ के बीच में यहाँ पर होगा या एफ पर होगा, तो प्रतिबिंब पीछे की साइड में जाएंगे और अब बड़े आकार के बनेंगे। तो अब हम बात करते हैं चौथी कंडीशन की। अब हम चौथी सिचुएशन की बात करते हैं, और चौथी सिचुएशन में क्या है, ये मान लो यहाँ पर पी है, यहाँ पर जो है सी है और यहाँ पर एफ है, ठीक है। ये पोलिस है, यहाँ पर P है, और यहाँ पर मान लो इसका C है और F है, और यहाँ पर C है। अभी बिंब यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से एक किरण ऐसे निकल गई, समानांतर वाली F में से होते हुए निकलेगी इस तरह से, और एक में C में से होते हुए इसके ऊपर गिरा रहा हूँ, तो C में से होते हुए ये मान लो C में से होते हुए इसके ऊपर गिर रही है, और आगे मिरर पे गिर रही है, मान लो मिरर पे इस तरह से। तो ये वापस सी में से होते हुए ऐसे वापस निकल जाएगी ऐसे, तो ये सी में से होकर ऐसे वापस निकलेगी, और ये वाली किरण जो एफ में से निकलेगी। अब ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है। ये कंडीशन कहाँ पर है, ये पीछे है, सी से पीछे, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, सी से पीछे। कैसे बना, उल्टा। और देखो कितने बड़े आकार का, ये यहाँ से यहाँ तक बड़े आकार का, जबकि बिंब का आकार छोटा था, तो बड़े आकार का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब हम अगली कंडीशन की बात करते हैं कि जब बिंब जो है वो एफ के ऊपर हो, ठीक है, फोकस के ऊपर हो, तो ये दर्पण, ये पोलिस, ये मुख्य अक्ष, ये एफ, ये सी, और बिंब जो है वो एफ के ऊपर है। एफ के ऊपर है तो हमें वही 2 किरणें लेनी है,
ठीक है, एक तो समानांतर ले लेंगे और एक सी में से ले लेंगे। तो ये वाले तो मैंने ले ली समानांतर, समानांतर किरण फोकस में से होकर जाएगी, तो ये फोकस पे से होते हुए ऐसे निकल गई। दूसरी किरण में लेता हूँ सी पे से, तो ये सी में से होते हुए इसके ऊपर से ऐसे मिरर से टकरा रही है, वापस मिरर से निकल के ऐसे जा रही है। ये किरण ऐसे जा रही है और ये किरण ऐसे जा रही है, दोनों एक दूसरे के समानांतर कहाँ काटेगी, समानांतर किरणें हमेशा अनंत पे काटती है, तो ये अनंत पे काटेगी, बहुत बड़ी साइज का वहाँ पर इमेज प्रतिबिंब बनेगा। और वो कैसा होगा, उल्टा, उल्टा बनता है हमेशा, उल्टा, और उल्टा है तो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। और कैसा होगा, बड़े आकार का, बड़े आकार का प्रतिबिंब बनेगा। अब हम बात करते हैं छठी कंडीशन लास्ट, कि अगर मान लो कि बिंब जो है वो F से भी आगे हो, मान लो यहाँ पर ये इसका F है, ये इसका C है, और बिंब यहाँ पर हो, इस जगह हो। तो अब मान लो एक किरण में ले लेता हूँ C में से होते हुए इसके ऊपर गिर रही है इस तरह से, तो C वाली तो C में से निकल जाएगी। और एक किरण में यहाँ पर ओब्लिकली लेता हूँ, तिरछी, मैंने बताया ना आपको O8P, OPO, यानी ओब्लिकली तिरछी अगर कोई पोल पे गिरे, ये P है, तो वो तिरछी ही यहाँ से मुख्य अक्ष के साथ उतने डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ से निकल जाएगी। ये किरणें नहीं काटेगी, लेकिन अगर हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाए, इस किरण को भी अगर मैं यहाँ से पीछे बढ़ाऊँ, तो ये मुझे इस तरह से इधर पीछे की तरफ बढ़ा देता हूँ। और इस किरण को भी अगर मैं पीछे की तरफ अगर बढ़ाऊँ, तो ये दोनों किरण मुझे मिरर के पीछे की तरफ यहाँ पर काटती हुई नजर आएगी, कि ये यहाँ काट रही है और ये ऊपर की तरफ काट रही है। तो ये देखो सीधी प्रतिबिंब कैसा होगा, इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। और जो सीधी होती है, जो सीधा प्रतिबिंब बनता है सीधा, वो कैसा होता है, आभासी होता है। तो ये मिरर के पीछे बनता है और आभासी प्रतिबिंब होता है, और ये जो है ये भी बिंब से बड़े आकार का बनता है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब हो गए अवतल दर्पण से बनने वाले। तो अब हमने अवतल और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की बात कर ली। अब हम बात करते हैं इनके उपयोग की, कि अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं। और उससे पहले हम बात करते हैं फोकस दूरी की, कि अगर हमें फोकस दूरी निकालनी है दर्पण की, तो उसके लिए हम क्या सूत्र काम में लेंगे, ये सूत्र काम में लेंगे। और सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये सूत्र है। यानी अगर हमें फोकस दूरी निकालनी है, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अंक के प्रश्न इसी सूत्र से करने हैं, कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये प्रश्न है। अब इसमें f का मतलब तो है फोकस दूरी, और u का मतलब है बिंब की दूरी। बिंब की दूरी कहाँ से लेनी है, बिंब की दूरी हमें लेनी है P से, ये सारी दूरियां P से लेनी है, ध्रुव से लेनी है। और v क्या है, तो v किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब P से यानी ध्रुव से कितना दूर बनता है, तो f फोकस दूरी है, u जो है वो बिंब की यानी ऑब्जेक्ट की, वस्तु की दूरी है ध्रुव से यानी दर्पण से, और v जो है वो इसके द्वारा बनेगी इमेज यानी कि प्रतिबिंब की दूरी है P से यानी ध्रुव से यानी दर्पण से। अब हम बात करते हैं रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन की, यानी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। मान लो हमने जो वस्तु ली या जो बिंब लिया वो 4 सेंटीमीटर का था, 4 सेंटीमीटर का था, और इससे जो प्रतिबिंब बना वो प्रतिबिंब मान लो 8 सेंटीमीटर का बन गया, 4 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर हो गया। तो इन दोनों में अनुपात क्या है, यानी बिंब की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर बटा बिंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, 8/4 2। तो इसका मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 2, 2 गुना हो गया। यानी उसने कितना आवर्धन किया, कितना बड़ा करके दिखा दिया, 2 गुना। ठीक है, तो आवर्धन के लिए हम अवतल दर्पण का काम में लेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण ही बड़ी साइज की इमेज बनाता है। उत्तल दर्पण तो हमेशा छोटी इमेज बनाता है, आभासी बनाता है और सीधी बनाता है। तो इसको यानी रेखीय आवर्धन को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है m यानी मैग्निफिकेशन, इसको m से लिखते हैं, और इसका सूत्र है h डैश बटा h। h डैश का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। जैसे मान लो प्रतिबिंब की ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर बटा बिंब की ऊंचाई, बिंब हमने मान लो 4 सेंटीमीटर का लिया था, 4 सेंटीमीटर, तो 8/4 2। m का मान यानी मैग्निफिकेशन का मान, आवर्धन का मान कितना आ गया, 2। इसके अलावा इसका एक और सूत्र है, वो है -v/u। अगर हम इमेज की दूरी और यानी प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी
से अगर निकाले तो हम इस सूत्र से निकालेंगे। हम ऊपर लिखेंगे v माइनस, पहले माइनस लिखेंगे, m बराबर माइनस, सबसे पहले माइनस लिखना, ऊपर v लिखना है। v यानी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है वो ऊपर लिखेंगे v, और नीचे बिंब की दूरी कितनी है, कितनी दूर बिंब रखा गया वो नीचे लिखेंगे। तो माइनस v बटा u, ये भी आवर्धन का सूत्र है। ठीक है, तो ये दो सूत्र है जिनसे हमें न्यूमेरिकल प्रश्न सॉल्व करने। एक तो मैग्निफिकेशन का सूत्र है h डैश बटा h, जब बिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई दी गई हो। अगर हमें बिंब और प्रतिबिंब की दूरी दे रखी हो दर्पण से, तब हम ये काम में लेंगे माइनस v बटा u। और फोकस दूरी निकालने के लिए, f निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है 1 बटा f बराबर 1 बटा u प्लस 1 बटा v। ठीक है, ये चीज़। चलो अब हम बात करते हैं कि इन दर्पण के उपयोग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। तो देखो, अवतल दर्पण, बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए, सेविंग के लिए काम में आता है, क्योंकि इससे मनुष्य के चेहरा सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अब देखो, अवतल दर्पण से सीधी इमेज कब बनती है, केवल एक ही केस में बनती है, जब वो लास्ट पोजीशन पे हो, यानी एफ और पी के बीच में जब बिंब हो। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण लिया जाता है, तो उसमें हमेशा उसकी जो सीधी इमेज बनती है और बड़ी इमेज बनती है। तो ये यहाँ पर काम में आता है। गाड़ी की जो हेडलाइट होती है या सर्च लाइट जो होती है टावर्स हैं, उनमें किरणों को अपसारित करने के लिए, यानी कन्वर्ज करने के लिए, पास पास लाने, क्योंकि कन्वर्जिंग अपसारित करता है इसलिए, तो दूर तक भेजने के लिए सैटेलाइट की किरणों को, अगर मान लो कोई फोकस, जैसे हमने फोकस वाले ये वाले कंडीशन की बात करी थी ना, कि जब अगर कोई एफ पर है, अगर कोई एफ पर अगर है, तो एफ से जो किरण हम किरण आरेख अगर बनाए, तो जैसे एफ से एक सी से, सी वाला सी में से निकल जाएगा, एफ और ये पैरेलल वाली एफ में से होकर निकलेगी, ये दोनों समानांतर किरणें मिल गई। तो ऐसी हमें अगर समानांतर किरण भेजनी है सामने की तरफ, हेडलाइट में यही तो होता है कि हमें गाड़ी में आगे तक सीधी लाइट भेजनी है, तो ऐसे केसेस में हम हेडलाइट में और सर्च लाइट में जो है इस दर्पण का उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण का। आँख, नाक, कान, गले और दांतों के यानी आँख, नाक, कान, गले और दांतों के डॉक्टर इसकी सहायता से ऑर्गन के प्रत्यक्ष ठीक से न देखने वाले इंटरनल पार्ट्स को ठीक से देख पाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास में जाते हैं, तो वो अपने सर पे जो है ना एक टॉर्च, मिरर पहन के रखा होता है, उसने दर्पण होता है, और टॉर्च से वो हमारे गले की या कान की या इनकी कंडीशंस को देखता है। तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में इसकी सहायता से सौर ऊर्जा को प्रवाहित किया जाता है। सोलर कुकर के ऊपर जो है ना, सोलर कुकर हमने नीचे यहाँ पर रखा हुआ है, और उसके ऊपर यहाँ पर जो है वो प्लेट होती है अवतल दर्पण की, क्योंकि अवतल दर्पण कैसा है, कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग का मतलब एक जगह कर देता है किरणों को। तो ये सारी की सारी जो प्रकाश की किरणें समानांतर आ रही है सूर्य से, वो सारी की सारी इसके फोकस पर, यहाँ पर सोलर कुकर में सारी एक जगह कन्वर्ज हो जाती है। जैसे हमने देखा ना कि ये अगर है अवतल दर्पण, और यहाँ पर मान लो अनंत से किरणें आ रही है, तो अनंत से आने वाली सारी किरणें समानांतर आती है, और समानांतर वाली किरणें परावर्तन के बाद सारी की सारी कहाँ से निकलती है, मान लो यहाँ इसका फोकस है, फोकस में से होकर निकलती है, सारी की सारी फोकस में से होकर निकलती है। इसकी सहायता से परावर्तक दूरबीन यानी कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया जाता है। निकट दृष्टि के निवारण के लिए भी इस लेंस का प्रयोग किया गया है। दृष्टि दोष में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। निकट दृष्टि दोष में जब हमको चीज़ें दूर की नहीं दिखाई देती, तो दूर की चीज़ें देखने के लिए, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो चश्मा लेंगे, उसमें हम ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हालांकि वो लेंस का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, है ना, दर्पण नहीं आता, तो लेंस में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब हम उत्तल दर्पण के प्रयोग के बारे में बात करते हैं। उत्तल दर्पण के बारे में मैंने आपको बताया कि उत्तल दर्पण हमेशा VEX इमेज बनाएगा। V यानी वर्चुअल यानी आभासी, हमेशा आभासी बनाएगा। और आभासी जो होती है वो सीधी होती है। E यानी इरेक्ट यानी सीधी, आभासी और सीधी बनाएगा। और X का मतलब स्मॉल यानी छोटी, तो छोटी सीधी इमेज बनाता है। तो यहाँ पर बैक मिरर के रूप में गाड़ियों में जो साइड में जो मिरर लगा होता है ना, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि पीछे से आने वाले जो वाहन है, चाहे वो कहीं भी किसी भी कितना दूर हो, चाहे पास हो, हर स्थिति में उसकी सीधी इमेज बने, सीधी और छोटी बने, ताकि उस मिरर में पूरे ट्रक की मान लो या जो भी बड़ा वाहन है उसकी पूरी की पूरी इमेज बन जाए। बड़ी इमेज बनेगी। अगर अब हम अवतल दर्पण वहाँ काम में लेंगे तो वो कभी बड़ी कभी छोटी इमेज दिखाई देगा, तो वो सही नहीं है। तो वहाँ पर हम क्या काम में लेंगे, कम से उत्तल दर्पण काम में लेंगे, ताकि हमेशा छोटी इमेज दिखाए और हमेशा कैसी इमेज बनाए, सीधी इमेज बनाए।
और इसका पश्च व्यू भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो दर्पण है उत्तल दर्पण वो किनारों पर ऐसे फैला हुआ रहता है। तो फैला हुआ है ना, तो ये देखो इतना फील्ड व्यू हो गया इसका, इतनी दूरी तक का, ये 150 डिग्री से के आसपास का पूरा रीजन पीछे का दिखा देगा। और अगर इसकी जगह हम ये वाला दर्पण काम में लेवे अगर, तो इसका फील्ड व्यू कम है, मान लो ये अवतल लेवे तो ये इतनी दूरी की इमेज को दिखाएगा, इतनी दूरी की, है ना। इसलिए तो वाहनों में चालक सीट के बगल में लगाया जाता है, जिससे चालक को पीछे के विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब दिखता रहता है। इससे वाहन को ठीक तरह से चलाने में सहायता मिलती है। गाड़ियों और सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है, इससे प्रकाश को अपसारित फैलाने का गुण होता है, अतः प्रकाश अधिक क्षेत्र में फैलता है। जो रिफ्लेक्टर होता है ना, रिफ्लेक्टर लैंप जो सड़कों पर गाड़ियों में लगे रहते हैं, तो उनमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग एक तो पश्च दर्पण के रूप में और एक रिफ्लेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्तल के और अवतल जो कॉनकेव दर्पण है उसका प्रयोग हम दाढ़ी बनाने के लिए, गाड़ी के हेडलाइट में या सर्चलाइट में, ईएनटी डॉक्टर के द्वारा सोलर कुकर में और दूरबीन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके कुछ कुछ उपयोग थे। तो ये यहाँ पर अभी हमारा गोले दर्पण पूरा खत्म हो गया। हमने गोले दर्पण, उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में बात कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मानव आँख और इससे रिलेटेड जो डिफेक्ट्स है यानी दृष्टि दोष है उनके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, अगर नहीं पसंद है आप डिसलाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।